हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे सभी लोग? आशा करता हूँ सब बहुत ही मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और हमारा लेक्चर देख रहे होंगे इसी तरह, ठीक है? और आई थिंक तो सब हमारे चैनल पे बने होंगे क्योंकि रेगुलर बेस आपका वीडियो आपके लिए हम लाते रह रहे हैं, ठीक है? मैथमेटिक्स, इंग्लिश आपके हर एक एग्जाम को कवर कर रहे हैं। इवन आपके डिफेंस सेक्टर में भी हो, उसके अंदर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम में भी आपको उस अपॉर्चुनिटी हम दे सके, ठीक है? उस बेसिक्स सिलेबस का अपॉर्चुनिटी दे सके हम लोग, ठीक है? तो मैथमेटिक्स कौन से रफ्तार चल रहा है, आप जान ही रहे हैं कि सारा चीज आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है और अलग अलग सबकी डिमांड से कराया जा रहा है। उसी तरह ये जो है आपका बिहार पुलिस, क्योंकि इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट 1 आया था, ठीक है? और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 2, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर 5 इंटू 5 है, 5 मार्क्स का कवर होता है, बट वो 5 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश मेरा तो फर्ज बनता है कि आपको इसमें भी कवर कराऊं, क्योंकि ऑलरेडी सारा एग्जाम कवर कर रहे हैं, तो ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए, इसके अंदर भी आपका सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट एकदम बिल्कुल। अभी इंग्लिश में ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि इंग्लिश का कोई हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, बस एकदम समझ लीजिए कि एकदम फिल इन द ब्लैंक्स आपने बचपन में कैसे बनाया है, सेम वैसे ही इसको बनाना है। और एक नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हल्का हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर वोकैबुलरी सेक्शन आ जाते हैं। जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, समानार्थी हो गया, विरुद्धार्थी हो गया, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो साइनो, एंटो और वो डब्ल्यू एस। तो इसके अंदर कुछ कुछ प्रकार थोड़े हार्ड हो जाते हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईजी बनता है। 10 से क्वेश्चन रहेंगे, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कशन कर दिया है। तो जो बच्चे पहला प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल के नीचे जाइए और उसमें बिहार पुलिस सेट करके लिखा होगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पहले का प्रैक्टिस सेट, ठीक है? और आज का जो होगा सेशन 2, जिसको बोलेंगे प्रैक्टिस सेट 2, इसके अंदर भी उसी तरह फ्लो में चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। देखिए, मैं हर एक ऑप्शन का मतलब बताऊंगा, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन लिया और आंसर आपको दे दिया, ऐसा नहीं। हर एक क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। एज आप नोट कर सकते हैं तो नोट करिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। कैसा स्टडी? साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का जब स्ट्रक्चर करते हैं या साइंटिफिक स्टडी करते हैं किस चीज का, एनिमल बॉडी का, तो उसको क्या बोलते हैं? एनिमल बॉडी का मतलब ही हम भी एक प्रकार के जानवर हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो जानवर अलग है हम लोग अलग है, ठीक है? इंसान बोला गया है, बट साइंटिफिक स्टडी, तो स्टडी है पहला एनार्की। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एनार्की जो वर्ड होता है, ठीक है? तो जो पहला एनार्की वर्ड होता है, एनार्की नहीं होगा, मैं बताता क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जो सरकार में अगर किसी देश में जब सरकार की कमी होती है, उसी को बोलते हैं एनार्की का सिचुएशन बनना। एनाटॉमी हम सब जानते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है शरीर रचनात्मक, शरीर रचनात्मक, ठीक है? और तीसरा आपका पोस्टमार्टम और चौथा आपका बॉटनी। तो बॉटनी आप सब समझते हैं, बॉटनी होगा, क्योंकि बॉटनी इसलिए नहीं होगा कि बॉटनी का मतलब क्या था, वनस्पति, तो इससे वनस्पति से रिलेटेड है नहीं। एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, तो एनिमल का स्ट्रक्चर स्टडी करें, सॉरी, एनाटॉमी, एक मिनट, एनाटॉमी होगा, स्ट्रक्चर एनिमल बॉडी का कर रहे हैं ना। आंसर नंबर सी, पोस्टमार्टम डेड बॉडी एनिमल का स्ट्रक्चर करते हैं, चाहे डेड बॉडी का साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है? और उसमें आ जाएगा पोस्टमार्टम। तो एनार्की बता दिए, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। सी ऑप्शन हो गया एनाटॉमी। एनाटॉमी तो होता है कि आपका शरीर रचनात्मक जिसको बोलते हैं, जिसकी शरीर की स्टडी करना पड़ता है, एनिमल बॉडी, एनिमल्स खास और वुमेन्स बॉडी सारे मिला के उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। पोस्टमार्टम, मरे हुए जानवर का जब चीर फाड़ होता है, जिसको बोलते हैं ना पोस्टमार्टम, ऑलरेडी आप इसमें सुने हुए हैं। तो मरे हुए इंसान का जब पोस्टमार्टम किया जाता है, ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। और बॉटनी होता है वनस्पति ज्ञान, ठीक है? दिस ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों काट लीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज। ये थोड़ा है आपका वोकैबुलरी सेक्शन, जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? ओडब्ल्यूएस नाम से फेमस है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, एक नहीं बहुत सारे प्रकार बनते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन जो इसको फटाफट देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग अनसिविलाइज का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो असभ्य दिखे, ठीक है? और असभ्य जैसा फील करता हो। असभ्य का मतलब है कि जंगली, जैसे कि नॉर्मल बर्ताव नहीं है, नोबल पर्सन जैसा बर्ताव करता हो। चार ऑप्शन आपके पास है, पहला आपका मेंटल, दूसरा है कॉस्मोनॉट, बी है आपका क्रॉनिक और डी है लायन। तो लायन तो कोई सेंस नहीं बनता है, लायन जंगली है, बट वैसा तो बिहेव नहीं करता पागल जैसा, ठीक है? असभ्य बोला गया, ठीक है? ये नहीं कि शिकारी बोला गया, तो लायन कट गया। कॉस्मोनॉट उसको बोलते हैं जो आदमी अंतरिक्ष यात्री हो, ठीक है? जो कि स्पेस में ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं कॉस्मोनॉट, इस रिलेशन है नहीं।
ए बचे आपका मेंटल, तो मेंटल अब सभी शायद सही मारे होंगे क्योंकि मेंटली एक वर्ड है जिसका मतलब असभ्य होता है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति सही व्यक्ति से बात ना कर सके, ठीक है, मतलब अच्छे से बिहेव ना करे, उसी को बोलते हैं मेंटल। इसका एक और वर्ड होता है, जो भी लिख लीजिएगा, इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब होता है बारबेरिज्म, ठीक है, एक वर्ड लिख लीजिएगा, बारबेरिज्म। बारबेरिज्म का मतलब भी होता है अनसिविलाइज, जो कि व्यक्ति नॉर्मल बिहेव नहीं करता, एकदम थोड़ा उटपटांग जैसा हरकत करेगा, चाहे तो उसको मेंटल बोलिए, चाहे तो उसको बारबेरिज्म बोलिए। क्रॉनिक मतलब होता है बहुत लॉन्ग समय तक, ये भी नहीं होगा, लॉन्ग समय का मतलब है कि एक एक्यूट डिजीज होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है। एक्यूट डिजीज को बोलते हैं जो कि कुछ समय के लिए होता है, एक्यूट का मतलब भी होता है फिलहाल, टेम्पररी, तत्कालिक चीज के लिए, और क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय के लिए, इसलिए क्रॉनिक डिजीज नाम का ही बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि एड्स हो गया, बहुत लंबे समय तक होता है, ठीक है, आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गए, फिर आपके वायरस हो गए, सारे के लंबे समय तक, कैंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अगर मैं इसका मीनिंग लिख दूं तो मीनिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में लिख लीजिएगा, काम देगा आप ही को। जी, एनार्की होता है ठीक है, एनाटॉमी होता है जिसको साइंटिफिक स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बोलेंगे, ठीक है। पोस्टमार्टम समझते हैं, डेड बॉडीज लिख लीजिएगा, काम देगा। अब बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति ज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ, इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट और पौधे के स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। चलिए इसके अंदर बता दिया, मेंटल बार्बरिज्म को पागलपन बोल सकते हैं, कॉस्मोट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, स्पेस ट्रैवलर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉनिक जो लंबे समय तक रहता है, ठीक है, टेम्पररी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, ठीक है, कोई भी चीज या कोई भी आपकी बीमारी जब लंबे समय तक, उसी को बोलते हैं क्रॉनिक। लाइन में तो समझते से, ठीक है। चलिए इसी तरह सारे मीनिंग लिखा दूंगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपके हर एक सवाल तो सवाल बनेंगे बनेंगे, लेकिन कुछ कुछ मीनिंग आप में क्लियर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड पे आते हैं, चलिए बनाइए फटाफट। थर्ड है जो कि बहुत ही सीखने लायक है और मीनिंगफुल है, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बनाइए थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, क्या कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो, आदमी को खाता हो। अब जो आदमी को खाता है वो कैसा व्यक्ति होता है, असभ्य तो होगा ही होगा। दूसरा उसको क्या बोलते हैं, जो आदमी को खाता है, ना कि जानवर, कोई शिकार, ना कोई मटन मछली, ऐसा नहीं, आदमी को खाता है, उसको बोलते हैं हिंदी में नरभक्षी। क्या बोलते हैं, नरभक्षी। ये सब जानते हैं, आई थिंक सब जानते हैं, इसको बोलते हैं नरभक्षी, ठीक है, नरभक्षी। अब नरभक्षी होता क्या है, जो कि आदमी को खाता है। उसका इंग्लिश तो मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग। तो पहला आपका बकून, बकून का मतलब होता है नमकीन सुअर का मांस, ठीक है। सुअर का मांस को बोलते हैं जब उसको फ्राई किया जाता है, पकाया जाता है, एकदम सूखा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं, फॉरेन में लोग खाते हैं, ठीक है, ऐसा प्रकार का रहता है, ठीक है। उसके स्किन को पकाते हैं, उसी को बोलते हैं बकून, ठीक है, याद रखिएगा। तो सुअर का मांस, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सी है आपका कैनिबल। कैनिबल का मतलब भी होता है आपका नरभक्षी, याद रखिएगा, कैनिबल का मतलब क्या होता है, नरभक्षी, ठीक है। और इधर बताते हैं सेंटीपेड, सेंटीपेड नहीं होगा, सेंटीपेड का मतलब होता है, सेंटीपेड का मतलब होता है, देखिए कैनिबल लिख लीजिएगा, नरभक्षी, ठीक है, नरभक्षी। और सेंटीपेड का मतलब बहुत सारे पैरों वाले, कैसे, बहुत सारे पैरों वाले, ठीक है। मैनी लेग्स। चलिए लाइन वापस है, लाइन में से चलिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6, 4 पे जाएंगे। क्राइम ऑफ किलिंग वंस वाइफ, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल अब जितने ऑप्शन दूंगा इस सबका मीनिंग कंपलसरी है, ठीक है। चलिए पहले आपका क्राइम ऑफ किलिंग वंस वाइफ, जो भी जो शादीशुदा व्यक्ति है उनके लिए खास है थोड़ा, क्योंकि जो शादी करते हैं और अपनी पत्नी को मारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये खाली पत्नी के लिए नहीं, बहुत सारे लोग के लिए आता है। अपने फादर को, ऑन फादर को मारिएगा तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, ऑन ब्रदर, भाई बहन को मारिएगा तो उनके लिए क्या आता है, राजा को मारने में क्या कौन सा वर्ड यूज होता है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को मारने में क्या यूज होता है, मदर को मारने में क्या यूज होता है, सबका एक एक वर्ड होता है, ठीक है। तो पहले आपका यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड
पहले ही आंसर आपका बिल्कुल सही है। इग्जोरिसाइड का ही मतलब होता है पत्नी हत्या, ठीक है। पत्नी हत्या को बोलते हैं यूक्सोरिसाइड, ठीक है। यूक्सोरिसाइड से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सबका मीनिंग बता देते हैं। मैट्रिसाइड से याद आ रहा है सबको, एम से मदर और एम से मैट्रिसाइड, क्योंकि जब अपने मात्र हत्या की बात करें, ठीक है, जब ऑन से मदर खुद की माँ की जब हत्या हो जाती है, चाहे आप कर रहे हैं ऑन से करें खुद की करें, तो उसी को बोलते हैं मैट्रिसाइड, ठीक है। दूसरा आपका फ्रेट्रिसाइड, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है अपने भाई बहन को मारना, सगे भाई बहन को मारना, ठीक है। तो भाई और बहन की हत्या, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डी। डी है आपका सोरोरी साइड। क्या है? सोरोरी। तो सोरोरी से याद रखना आप भांजी, ठीक है। भांजी या भगनी, ठीक है। भगनी हत्या को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोरोरी साइड। तो ऐसे बहुत सारे साइड होते हैं जिनको ये रूट वर्ड याद करना है, तो मेरे इस चैनल पे मेरा एक लेक्चर आएगा, उसके अंदर आप साइड के रूट वर्ड्स में जा सकते हैं। अब बहुत सारे मैंने साइड लिखा है आपका। इन्फेंटी साइड क्या होता है, एक्सोरी साइड क्या होता है, मेट्री साइड क्या होता है, पैरेरी साइड क्या होता है, आपका फ्रेटरी साइड क्या होता है, इन्फेंटी साइड क्या होता है, फिर आपका जीनो साइड क्या होता है। ऐसे बहुत सारे साइड मैंने करवाए, ठीक है। तो ये तो 4 हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन भी काट देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वन हु गेटिंग अफ्रेड ऑफ फॉरेन स्ट्रेंजर्स। ऐसा व्यक्ति हो, कैसा व्यक्ति हो? ऐसा व्यक्ति हो जो कि अनजान लोगों से डरता हो। अफ्रेड मतलब डर, और फॉरेन स्ट्रेंजर मतलब कि जो बाहर से आए हुए हैं। फॉरेन मतलब ये नहीं कि बाहर कंट्री से, कहीं से, मतलब कि जो व्यक्ति उसे अनजान है, देखा नहीं है, उस व्यक्ति से जब देखते हैं आपको डर लगता है। अगर बेसिकली चीज को बात करें तो कोई मेहमान ऐसा आ जाता है कि हमें बहुत चीज से गुस्सा लगता है, तो वैसे भी डर लगता है कि काहे आ गया, फिर ऐसा लगता है। उसी तरह ये फॉरेन स्ट्रेंजर भी मान के चले घर में है और एक बीमारी होता है, और उसको बोलते हैं क्या? इसके अंदर 4 ऑप्शन आपका छुपा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आ रहा है जो कि अनजान, हम इस चीज को देखे नहीं है, और उस चीज उस आदमी से डर लगने लगे, तो बताइए उसको क्या बोलते हैं? तो पहला आपका एनोरेक्सिया, दूसरा है एगोराफोबिया, बी है आपका क्लोस्टोरोफोबिया, और डी है आपका जेनोफोबिया। तो इसका आंसर होगा डी। डी का मतलब जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब ही होता है अनजान लोगों से डर। और याद कैसे रखिएगा? जे, ठीक है। एक्स एक सबसे कॉमन वर्ड नहीं है, सबसे अलग होता है, क्योंकि एक्स से जल्दी वर्ड बनता नहीं है। और एक्स कॉमन, कॉमन से लिखना, कॉमन नहीं, एक्स अलग से, और अलग से याद रखना स्ट्रेंजर। तो जो व्यक्ति अलग है उसी को बोलते हैं जेनोफोबिया। जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति से डर लगे उसी को बोलता है जेनोफोबिया। जेनो मीन्स होता है अनजान, और फोबिया मीन्स होता है डर, ठीक है। अच्छा, ये चारों मीनिंग बता देते हैं। तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है, एनोरेक्सिया बहुत फनी वर्ड है। इसका मतलब होता है कि बहुत ये ज्यादा करके लड़कियों के लिए यूज होता है एनोरेक्सिया, ठीक है। बताते हैं क्या होता है। ऐसी लड़की जो कि अपने मोटे होने से डरे, ठीक है। अब खुद से ऐसे ऐसे बहुत सारी लड़की होती है जो कि खाना खाती है और उनको लगता है कि हम मोटे ना हो जाए, उस मोटे होने का डर कोई बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो इसका मतलब होता है वन हु गेटिंग अफ्रेड बीइंग फैटी इन गर्ल्स। ऐसा व्यक्ति जो कि मोटे होने से डरे, वो भी लड़की में स्पेशली, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। और मेल के लिए होता है ओबेसिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ओबेसी फोबिया बोल सकते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, मोटापे का डर, वो भी लड़की में, ठीक है। मोटापा का डर लड़की के लिए ज्यादा यूज होता है, एनोरेक्सिया, याद रखिएगा, ठीक है। बी है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। तो ये क्यों नहीं होगा? क्लस्टरोफोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस से डर। कैसा? ओपन स्पेस से, ठीक है। ओपन स्पेस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि जब आप अकेले रूम में बंद हो गए, आसपास कोई नहीं है, ऐसे तो ये डर कॉमन है। लेकिन ज्यादा अगर डर लगने लगे, रूम के अंदर भी, अपने घर के अंदर ही डर लगने लगे, और ज्यादा करके इतना ज्यादा डर लगे कि एक परिवार भी नहीं घर में, आपको लगे कि हम इसमें बंद हो गए, भूता सब तो डर लगता है, उसी को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। और ये जो लास्ट ऑप्शन आपका जो सी है, एगोराफोबिया, इसका मतलब होता है आपका क्लोज स्पेस से, ठीक है। क्लोज स्पेस से डर, अब ये होता है ओपन स्पेस से डर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो सारा वर्ड लिखना, क्योंकि सारा वर्ड लिखा रहे हैं हम लोग, और आप हर एक वर्ड को कॉपी जरूर करिए, क्योंकि कौन में से कोई पूछ सकता है, कोई कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ब्लैंक योर प्रमोशन। कॉन्ग्रेचुलेटेड यू,
और कांग्रेचुलेटेड लोग को जो नहीं बोल पाते, बहुत लोग कॉकरोच लहसुन बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेचुलेशन। अब ये है आपका सवाल है, ये सवाल जो है, ये सवाल बात कर रहे हैं, ये सवाल आपका प्रीपोजिशन का है, ठीक है? प्रीपोजिशन का है। अब प्रीपोजिशन का खेल है, तो भैया जो कांग्रेचुलेटेड है उसके साथ क्या आता है, ठीक है? और ये जो बात है फिक्स प्रीपोजिशन का खेल है। पहले आपका कांग्रेचुलेटेड, ही कांग्रेचुलेटेड यू इन योर प्रमोशन, नहीं, इन नहीं होता, इसके साथ एक फिक्स आता है और उसको बोलते हैं फॉर। और जब भी आप किसी को बधाई देते हैं तो बोलते हैं ना कि थैंक्स फॉर ही बोलते हैं। ये बोलते हैं कांग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशन, कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस, कांग्रेचुलेशन फॉर योर गेटिंग जॉब, बोलते हैं ना, फॉर लगता है। तो कांग्रेचुलेट के बाद फॉर का यूज होता है, ना ही ऑन होगा और ना ही ऑफ होगा। है क्लियर? तो कांग्रेचुलेट फॉर योर प्रमोशन, यहाँ पे फॉर कर लीजिएगा। इन ऑन आपको प्रीपोजिशन में बता दिया जाए, क्योंकि इन कहाँ यूज होता है, इन यहाँ इन का बहुत प्रकार है। इन कभी कभी डे लाइट के लिए यूज हो जाता है, जैसे कि दिन एकदम 3 बजे से 4 बजे में ट्विलाइट बोलते हैं, उसमें इन लग जाएगा। नाइट ये सब में एट लग जाता है, तो एट इसमें है नहीं। ऑन की बात करें, जबकि मोशन में ना हो, पहले से ही चीज रखा हुआ है, उसमें ऑन लग जाता है। और ऑफ, ऑफ समझो ना, ऑफ एक फिक्स पोजिशन लेके चलता है। इसके एक ऑफ ये होता है और एक ऑफ ये होता है, ठीक है? तो ये दोनों में फर्क है। ये ऑफ मतलब बंद हो जाना और ये ऑफ मतलब का हो जाता है, आगे फिक्स पोजिशन में काम आता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, सी जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। चलिए, ये भी सवाल किस चीज का है, प्रीपोजिशन का। सी जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। अब जम्प्ड के आगे हमें ऑन लगाना है, इनटू लगाना है, इन लगाना है और टू लगाना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में एलिमिनेशन करिए। तो जम्प्ड का मतलब कूदना होता है। अगर पहला ऑप्शन पे जाए ऑन, तो ऑन का मतलब पहले को बताया, जो चीज पहले से चीज रखी है उस पे आप वापस नहीं जा रहे, वो पहले से स्थिर जगह पे रेस्ट पोजीशन में वहां पे ऑन लगता है। तो पहली बात तो आप रिवर में जा रहे हैं, तो आपको भगवान तो लेके नहीं जाएंगे, आप खुद जाइएगा, तो ऑन गया। इनटू, इनटू की बात करें तो इनटू वहां लगता है जहां पे आप मोशन, रेस्ट से मोशन में आके उस चीज में जा रहे हैं। अगर मैं इसी चीज में बोलूं, इसी टॉपिक में अगर सेंटेंस बना के बोलूं कि सीता कुएं में कूदने जा रही है, तो यहाँ पे बोल सकता है कि सीता जंप्ड इनटू द वेल। ऐसे कैसे हुआ, कि जो वेल होगा वो तो गड्ढा होगा, और वहां पे हम कूदेंगे तभी जाएंगे, यानी कि ऐसे जा रहे हैं तो कूद जाएंगे, नहीं तो कूदना पड़ेगा। तो जहां पे जंप रेस्ट से मोशन में चले गए, वहां पे आप इनटू प्रयोग करिएगा। तो हम नदी में जा रहे हैं, तो नदी में जा रहे हैं जो हिसाब से, तो पुल पे से एक अलग ही व्यू बनता है, बट पुल से नहीं। नदी मतलब सीधा रेस्ट में जा रहे हैं, मोशन मोशन नहीं कर रहे हो चीज के, ठीक है? तो इनटू गया, और ऑप्शन नंबर बी इन हो जाएगा, टू तो सेंस ही नहीं बनता, ठीक है? तो बी, ठीक है? यहाँ पे इन कर लीजिएगा। इन क्यों लगा, इन हम यहाँ पे रेस्ट से मोशन में नहीं करे, सिंपल हल्का मोशन में चलते जा रहे हैं रिवर के अंदर, ठीक है? रिवर के कूदने के बाद नहीं हो रही बात, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बन गया, ये यहाँ पे इन लगा लीजिएगा। और यहाँ पे अगर वेल होता, वेल के बाद कोई लेक या पोंड हो जाता, क्योंकि पोंड भी वो सब हिसाब से गिना जाता है, तो वहां पे आप इनटू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, माई वाइफ इज गुड ब्लैंक फ्रेंच। ये मेरी वाइफ है, ये भी प्रीपोजिशन का सवाल है। देखिए, प्रीपोजिशन से 3 सवाल आ गए। क्या है कि माई वाइफ इज गुड ब्लैंक फ्रेंच, मेरी जो पत्नी है वो किस चीज में अच्छी है? तो 4 ऑप्शन है, इन में, विथ, ऑन, एट। तो माई वाइफ इज गुड इन फ्रेंच, लग तो रहा है सही बाबू, लेकिन गुड एक फिक्स पोजिशन कैरी करता है, तो गुड के साथ हमेशा एट आता है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जो लगेगा कि माई माई वाइफ इज गुड एट फ्रेंच, वो फ्रेंच में सुटेबल है बात करने के लिए, तो ना कि विथ। विथ हमको लग रहा था बट नहीं। यही खेल है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन में जो लगता है अक्सर होता नहीं, ठीक है? क्योंकि बात ही चेंज कर देता है, ठीक है? इसके अंदर डी कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं आपका 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, 9, शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी ब्लैंक वेरी हार्ड। क्या है कि वो थकी हुई है क्योंकि शी ब्लैंक वेरी हार्ड, जिसने वर्क किया। तो बात करें, मैंने टेंस में पढ़ाया था कि बात करते हैं कि जहां से सेंटेंस पास से अगर स्टार्ट होता है तो खत्म भी पास्ट में होता है। कि बीते हुए सेंटेंस से अब स्टार्ट करें तो बात बीते हुए में चली गई। तो यहाँ पे मैंने बीते हुए कैसे पता किया कि सी के बाद वॉज था, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था, कि दोनों पास्ट में बात हो रही है। वॉज देखते ही पहचान गए। अब आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी पास्ट में होना चाहिए। देखिए, बिहार पुलिस में ऐसे ही हल्का सवाल आएगा, ये नहीं कि आपको वॉज के हिसाब से प्रेजेंट या फ्यूचर दे देगा, वही बात करना है।
अब मुझे वॉज दिखा है तो इधर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा व्हाटएवर जो भी आएगा तो भी हमेशा पास्ट में लगेगा। तो इस कोई पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है नहीं, पहले काट दीजिए। हैज बीन पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है नहीं क्योंकि हैज आ गया, काट दीजिए। यहाँ पे वाज वर्किंग एक पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है और हैड बीन आपका पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शी वाज टायर्ड बिकॉज शी वाज वर्किंग वेरी हार्ड या शी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहाँ पे जब बात हो रही है शी वाज टायर्ड, टायर्ड का मतलब है कि वो काम कर चुकी थी, वो काम कर चुकी इसलिए थक गई। तो यहाँ पे वर्किंग नहीं लगेगी क्योंकि वर्किंग आप दिखा रहा है कि ये अभी भी काम में चल रहा है, तो वर्किंग कट गया, बच गया ऑप्शन नंबर डी हैड बीन वर्किंग, ठीक है। वो काम करी थी इसलिए वो थक गई थी। बात आया समझ में? ये आपका चला गया था बिल्कुल पास्ट में और ये फिलहाल की बात हो रही थी जो कि बीते हुए चीज की बात हो रही है। तो पकड़े हम कैसे? यहाँ पे वॉज दिखा, वॉज V2 का फॉर्म है, मीन्स पास्ट का फॉर्म है और आने वाला अगला शब्द भी जो यूज होगा वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो इस गया, एस गया, वॉज और हैड में बचा। तो हैड बीन वर्किंग इसलिए क्योंकि ये बात पास्ट में थी और वॉज वर्किंग इसलिए क्योंकि अभी तक ये काम करती तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टुडे इज द ब्लैंक डे ऑफ द ईयर। तो ये तो सब बना लेंगे, चलिए इसमें बताने की जरूरत नहीं। लेटर कोई वर्ड हो नहीं सकता, लेटर मतलब होता है बाद में, तो ये भी नहीं होगा। लेटेस्ट मतलब होता है फिलहाल और लास्ट मतलब होता है अंत में। तो यहाँ पे लास्ट सिंपल वर्ड है, ठीक है। कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, साल का आखिरी दिन। चलिए यहाँ पे आखिरी लगेगा, लेटेस्ट थोड़ी लगेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये साइनो एंटो का खेल है, अब सारे आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में चले गए, ठीक है। तो इसको अब मैं फटाफट बोलूंगा कि इसको पहले आप नोट करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको नोट करिए फिर इसको कराते हैं। चलिए टाइम देते हैं, फटाफट नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन बन गया, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सिनोनिम्स बताना है वो भी किस वर्ड का? क्रंच का। क्रंच दिख रहा है, तो क्रंच वर्ड क्या होता है? तो आई थिंक आपने इस वर्ड नहीं भी पढ़ा होगा। तो जो आप वेफर खाते हैं तो उसमें लिखा रहता है क्रंची क्रिप्सिस वेफर। क्रंची का मतलब क्या? कुरकुरा होना चाहिए, सूखा हुआ, गीला नहीं, मुलायम नहीं, ठीक है। तो सूखा हुआ का इंग्लिश ढूंढिए, इंग्लिश का मतलब इसका सेम एग्जैक्ट ढूंढना है। क्रंच मतलब कि इजिली टूट जाए, ठीक है, एकदम चप जाए, इसे फोड़े उसको गिरा और पूरा चार टुकड़े में टूट गया, उसको बोलते हैं क्रंच। काम, काम का मतलब होता है शांत, इसका शांत से कोई लेना देना है नहीं, शांत थोड़ी होगा, ठीक है। एंटोनिम्स बन जाएगा, तो पहला ऑप्शन गया। ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब होता है पीसना, ठीक है। पीस, पीस का मतलब होता है शांत और सॉलिड का मतलब होता है हार्ड। अब इस सब में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है बट ये ऑप्शन है, पीस मतलब शांत, तो ये तो पहले ही गया। सॉलिड मतलब ठोस, था ठोस और क्रंच का मतलब कोई लेना देना है नहीं क्योंकि सॉलिड होगा तभी तो आपका क्रंच होगा। ऑप्शन बच गया ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है वो पीस, वो जो आपने टुकड़ा रखा क्रंची वो पीसा जाएगा। पीसा मतलब कि वो भी पीसने लायक हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन मतलब ये नहीं कि पूरा पीसना, रखे और चप गया, पिसा गया, जो कि वो भी इजिली हो गया। ये भी इजिली टूट जाता है और वो भी इजिली टूट जाता है, उसी को बोलते हैं क्रंच या बोलिए उसको ग्रीन, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए कर लिया, काम मतलब शांत, पीस मतलब शांत, सॉलिड मतलब ठोस, ये सब जान रहे हैं, इसका कोई इसमें सेंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 देखिए, 12 है क्लोन। तो क्लोन भी आप सारे बहुत सारे जान रहे हैं क्योंकि आपने मोबाइल चलाया होगा तो क्लोन वर्ड कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। क्लोन का मतलब होता है एक ही चीज का डुप्लीकेट बना देना, ये सब जान रहे हैं। अब डुप्लीकेट किसे रिप्लेस करता है? तो पहले आपका डिस्पर्जल, डिस्पर्जल कोई वर्ड नहीं होता, डिस्पर्जल मतलब वर्ड होता है लेकिन इससे कोई सेंस नहीं है। डिस्पर्जल मतलब होता है खिलना, बढ़ना या फैलना, उसको बोलते हैं डिस्पर्जल। ओरिजिनल जो कि लाइव, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल एकदम हकीकत में हो, वो भी नहीं होगा। रेप्लिका बोरिंग, बोरिंग का मतलब वही हो गया जो आप बोर हो रहे हैं। रेप्लिका ऑप्शन नंबर बी। एक क्यों हुआ? रेप्लिकेशन एक वर्ड होता है जो कि बायोलॉजी में यूज किया जाता है, जब हम सेल को डिवीजन करते हैं रेप्लिकेशन होता है। आपने ये सुना है IMR, MRI, सॉरी MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसके अंदर रेप्लिकेशन होता है अपने सेल्स का। तो उसी में रेप्लिकेशन मतलब कि एक सेल के चार टुकड़े बन जाते हैं और वही सेल एग्जैक्ट कॉपी हो गया। तो कॉपी का मतलब भी होता है क्लोन। तो क्लोन की जगह पे आप कॉपी भी यूज कर सकते थे, ठीक है, या एग्जैक्ट बोल सकते थे, एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रेप्लिका कर लीजिएगा, डिस्पर्सल ओरिजिनल और बोरिंग करिए।
13 क्वेश्चन है, ये भी सिनोनिम्स है, देखते हैं क्या है। ये है आपका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है बाबू इजिली टूट जाए, इजिली टूट जाए। यहाँ पे ब्रिटल और क्रंच आप हल्का हल्का सिमिलर वर्ड ले सकते हैं। ब्रिटल का मतलब इजिली टूट जाए, तो फ्रेजाइल का मतलब भी होता है इजिली टूट जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब बताते हैं रिस्की। रिस्की मतलब काम जो कि आप हार्ड नहीं कर सकते, सोच समझ के करना चाहिए। ड्राई मतलब सूखा, कोई लेना देना है नहीं इसके साथ। और डिमोलिश का मतलब होता है आप जब मोटिवेशन के रास्ते से अलग हो जाए, जैसे कि बोलते हैं ना उदास हो जाना, मोरोज हो जाना, सैड हो जाना, ठीक है। और सारे वर्ड बनते हैं आपके। डिमोलिश उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आप डी क्राई कर लीजिएगा। डी क्राई बोल रहे हैं फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है टूटना, जो भी इजिली ब्रेकेबल हो। ब्रिटल का मतलब होता है इजिली ब्रेकेबल हो, ठीक है। चलिए, तो साइनस आपके तीन खत्म हो गए। एंटोनिम्स देखते हैं। चलिए, 14 क्वेश्चन है एसिडियोश। क्या है? एसिडियोश। 14 क्वेश्चन, ये एंटोनिम्स वर्ड है। चलो देखते हैं। तो एसिडियोश एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है मेहनती करना या मेहनत वाला, ठीक है। और मैंने याद किया था ऐश है। ऐश कैसा होता है? गधा। गधा तो मेहनत होता है। तो ये वर्ड हो गया था एसिडियस। एस मतलब गधा, और गधा कैसा होता है? मेहनती होता है। तो एसिडियस का मतलब हो जाता है मेहनती। अब मेहनती का हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो पहली बात करते हैं लेबोरियस। जो लेबोरियस होता है, लेबर से याद किया था मैंने। लेबर कैसे होते हैं? वो भी मेहनती होते हैं। इसका मतलब होता है वो भी मेहनती थे। तो सिनोनिम से तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है इंडस्ट्रियस। जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। तो इसका मतलब भी होता है मेहनती, ये भी नहीं ऑप्शन हो गया। रूकी, रूकी का मतलब भी होता है एकदम हार्ड वर्किंग करना, ये भी खत्म हो गया। बच गया ऑप्शन नंबर डी, लेजी। तो एक मेहनती और एक आलसी। तो लेजी बहुत सारे वर्ड, लेजी एक लेजी हो गया। एक आप बोल सकते हैं इनसे नहीं, इनसे नहीं बोलेंगे। लेजी, लेजी सही है, वो शायद माइंड में आ नहीं रहा है। लेजी का मतलब होता है आलसी, ठीक है। चलिए, दूसरा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है अर्केन। क्या है कि अर्केन। अर्केन क्या वर्ड है? तो देखते हैं, चलिए। अर्केन एंटोनिम्स का बताना है इसका। अर्केन, तो अर्केन का मतलब होता है वेरी सीक्रेटली, वेरी गुप्त। गुप्त बोल सकते हैं। ऐसा चीज जो कि कान में बोले। कान में मतलब कि क्या, कि अर्केन से मैंने याद किया था कि एक व्यक्ति है और उसके कान में जाके, अरे कान में जाके चीज बोल रहा है। तो अर्केन का मतलब होता है वेरी सीक्रेटली, हंस हंस जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसका एंटोनिम सुनना है। तो पहले आपका हिडन। हिडन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिडन मतलब छुपाया गया, तो इसको हटा दीजिए। पब्लिकली, अपेरेंट और सुपरलिश। अपेरेंट का मतलब ही होता है कि एकदम गुप्त, और सुपरलिश का मतलब होता है गुप्त, ठीक है। ना कि ऑप्शन नंबर ए हुआ, ना बी हुआ, ना सी, डी हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब पब्लिकली, जो कि हम लोगों में दिखा सके। और अर्केन का मतलब होता है वेरी सिकली, जो कि लोगों में ना दिखाएं। इसका विपरीत शब्द मिल गया पब्लिकली, ठीक है। याद रखिएगा। तो अर्केन का विपरीत हो गया पब्लिकली। और इसके तीन आपके जो हैं अपेरेंट, सुपरलिशियस और हिडन हो गया इसके सिनोनिम्स। एब्डिकेट। एब्डिकेट का इंटेंस सुना है। एब्डिकेट का मतलब होता है कि जब कष्टदायक, अब त्याग करने लायक हो जाता है व्यक्ति, काम छोड़ देता है, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है, मैंने याद किया था एब्डिकेट से अब दिक्कत। अब जब अब दिक्कत हो गया तब चीज छोड़ देंगे, तो गिव अप को बोलते हैं एब्डिकेट। तो पहला ऑप्शन नंबर आपका गिव अप दिया है, जिसका हमें तो एंटीनिम्स ढूंढना है। तो गिव अप कहाँ से हो जाएगा? तो गिव अप तो आपका सिनोनिम्स है, तो गिव अप काट देंगे, ये नहीं होने वाला है। टाइटेनिक। टाइटेनिक दिले, अच्छा ठीक है। लेज और कंटिन्यू। तो एब्डिकेट का मतलब होता है दिक्कत, काम को छोड़ देना। टाइटेनिक का मतलब ही होता है काम को प्रोग्रेस नहीं, काम को डिले करना। लेज का मतलब होता है लेजीनेस। और बच गया ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यू। जब आपने काम को रेगुलर स्तर पे बनाए रखे हैं, उसी को बोलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब फ्लो में चलता हुआ, ठीक है, लगातार काम। एब्डिकेट का मतलब कि वो काम छोड़ देना या त्याग देना। तो ये हुआ आपके पूरे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। अब आ गए हम नेक्स्ट रूल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पॉटिंग एरर, जो कि एग्जाम और सारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। और स्पॉटिंग एरर तो हमेशा 2 या 3 आपके कोई भी एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ये जो मैं करा रहा हूँ, ये नहीं कि सारे आपको मिलेंगे। 5 में से आपको कुछ भी उठा के दे सकता है। या तो स्पॉटिंग एरर दे देगा, या तो एंटोनिम्स दे देगा, या तो ओडब्ल्यूएस दे सकता है, या तो आपका चूज द करेक्ट करेक्ट सेंटेंस दे देगा। बहुत सारे दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 है 18 और 19, ये तीनों है ना, 19 नहीं है, 17 और 18 दो ऑप्शन है। ये जो है आपके स्पॉटिंग एरर है। तो पता करते हैं, चलिए। Neither of the two candidates who had applied for the admission to the industrial engineering course were eligible for the scholarship. तो मैंने एक वर्ड पकड़ा, ये है neither of। neither of मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है
कि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल में होना चाहिए। तो अगर नाइदर ऑफ के बारे में सब्जेक्ट देखे तो यहाँ पे कैंडिडेट्स दे कैंडिडेट का मतलब कि जो कि आदमी परीक्षार्थी जो कि एडमिशन कर रहा है, चाहे व्हाटएवर जो भी परीक्षा देने आ रहा है कोई चीज में, तो यहाँ पे पहले से प्लूरल है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर सिंगुलर होना चाहिए, तो पहले ढूंढना तो पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब किधर है। हेल्पिंग वर्ब देखे तो यहाँ पे है नहीं हेल्पिंग वर्ब। हु हैड अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वेयर, वेयर दिख गया तो वॉर नहीं होगा, वेयर आपका प्लूरल में आता है, वॉर की जगह पे क्या करोगे, वॉस। आईएस 1 में चलिए 18 if the bull hadn't broken down we will be at home now, कि अगर बुल तोड़ता नहीं तो हम क्या होते अपने घर पर होते, मतलब जो घर तोड़ दिया नहीं तोड़ता तो हम अपने घर पे होते। तो ये जो क्वेश्चन है टेंस का है। कैसे टेंस का है, विल दिख रहा है और बातें आगे जो हो रही है हेडेंट में और विल पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है। तो एक रूल है, रूल क्या है कि इफ क्लॉज के बाद सब्जेक्ट दिया हो उसके बाद हैड दिया हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक रूल है कि इफ क्लॉज मैंने 5 रूल कराए थे, इफ के बाद कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद हैड हो, ठीक है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आने वाला जो अगला सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव में चेंज हो जाता है। हैव का मतलब वुड हैव प्लस वी वन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो द बुल हैडंट ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन वी विल नहीं, वी वुड हैव, वी वुड हैव, बी का हो जाएगा होम नाउ। यहाँ पे यहाँ पे बीन लिख दिया ना मैंने, हाँ इसको काट दीजिए, वुड हैव एट होम, ठीक है। क्लियर हुआ। तो वुड हैव प्लस बियन हो जाता है, जबकि सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, आने वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि सेंटेंस नंबर इसमें आपको 18 में दिख गया। तो ये कैसे पता किए, हमने पता किया सर यहाँ पे द बुल आपका सब्जेक्ट है, हेड आपके ब्रोकन डाउन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आने वाला सब्जेक्ट प्लस सर वुड हैव प्लस वी1 होना चाहिए, तो विल वुड, विल का वुड हो गया, हैव लगा, वी1 बी एट होम नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस पता करना है। तो पहला ऑप्शन है द पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर। तो पेट्रोल को हम द पेट्रोल नहीं लिखते क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, जो कि द एक सुपरस्टिशियस और कुछ हाई प्रोफेशनलिटी के लिए आता है। तो पहला ऑप्शन कट गया। पेट्रोल इज अ सॉलिड बाय लीटर, सोल्ड बाय लीटर, सॉलिड नहीं सोल्ड बाय लीटर, तो बाय लीटर लेगा कि बाय लीटर के साथ प्रीपोजिशन आ गया। पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, जी बिल्कुल सही है, और बच गया पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, तो लीटर के साथ भी आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बचेगा आपका सी, पेट्रोल इज सोल्ड बाय अ लीटर, जो पेट्रोल है वो लीटर के द्वारा सोल्ड किया जाता है। द लीटर मतलब स्पेसिफिक बता दिया गया, बट लीटर तो स्पेसिफिक नहीं होता, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पिक आउट द राइट वर्ड। राइट वर्ड चूज करना है। तो पहला है आपका ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली, ए भी ओकेजनली, ओ भी ओकेजनली, ओ भी ओकेजनली। अब इसके अंदर एग्जाम कैसे दिया है, सब क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन के साथ साथ इसके अंदर सारे वो दिए होंगे स्पेलिंग मिस्टेक। तो बात करें पहले ओकेजनली का स्पेलिंग क्या होता है, तो स्पेलिंग होता है ओ के बाद डबल सी आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, तो पहला काट दीजिए। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए बी सी में नहीं है, यहाँ पे भी सी में नहीं है, बच गया ऑप्शन नंबर डी आपका, जो कि राइट होगा। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए एल वाई, डबल एस नहीं होता। क्लियर हुआ। 1920 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 21, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इडियम्स, इडियम मतलब कि आपका मुहावरे कहावतें बनाना है। तो पहले आपका टू ब्रीथ वंस लास्ट, तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है कि अंतिम अंतिम तक सांस ले रहे, एकदम अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव पे आने के बाद सांस ले रहे हैं, उसी का आपका कहावत क्या होता है, टू मेक अ प्लॉट, संपत्ति बनाना, नहीं बिल्कुल गलत हो गया। टू गिव अ फाइनल वर्डिक्ट, नहीं, ठीक है। टू डाई बिल्कुल सही, मरने को बोलते हैं टू ब्रीथ वन लास्ट, जीवन के अंतिम को सांस लेना है मतलब मर जाना। टू टेक अ डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं, फैसला नहीं लेते हैं। तो टू डाई का मतलब मर जाना, और मर जाने का मतलब क्या हो गया, टू ब्रीथ वन लास्ट, जीवन के अंतिम सांस लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, आप धीरे धीरे मरने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो चार है आपके, पहला वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है,
ये स्पेल्ड वर्ड है, मतलब कि सही है, तो इनकरेक्टली ढूंढना है, तो बिल्कुल सही है। स्टेशनरी, स्टेटनरी, ठीक है, स्टेशनरी बिल्कुल सही है। डिलीवरी बिल्कुल सही है। डिक्शनरी, डिक्शनरी के बाद ए आना चाहिए, बिल्कुल की गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू, क्या है, जो गवर्नमेंट सरकार होगी वो स्टेप, अपना कदम उठाएगी, किस चीज के लिए, स्टेप टू टेक ब्लैंक पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए या खत्म करने के लिए। तो पहला कॉन्वे, कॉन्वे, कॉन्वे कोई वर्ड नहीं कॉन्वे बढ़ोतरी थोड़ी देगी। कंडक्ट, उसी को कंडक्ट थोड़ी कराएगी, मेजर अपना कदम उठाएगी। दूसरा ऑप्शन कंज्यूम, पॉल्यूशन को कंज्यूम अपने हिसाब से थोड़ी लेगी, मतलब कंज्यूम मतलब कि उसको खपत करना। और दूसरा है कंट्रोल, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ना कि कंडक्ट, ना कि कंज्यूम, ना कि कन्वे, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी, उसको कंज्यूम नहीं करेगी। कंट्रोल का मतलब ही होता है कंज्यूम करना, उसकी इस प्रकार का तो जुगाड़ में लाएगी गवर्नमेंट। चलिए 24, आई सो सम चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली बिलो द शेड ऑफ, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, यहाँ पे बात करें तो बात हो रही है पास्ट में, बिल्कुल पास्ट में चलने तैयार है। चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली, चिल्ड्रन बहुत अच्छे से खेल रहे थे, कहाँ पे, एक ट्री के परछाई के नीचे, या ट्री के आपके शेडो के नीचे। तो बात करें बिलो, जो बिलो होता है दोस्तों, बिलो शेड के लिए यूज नहीं होता है। बिलो का मतलब होता है कोई चीज से सी लेवल पर खड़े हैं और अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो शेड बोलते हैं पेड़ की छाव में, तो उसके लिए इन लगता है, क्या लगता है, इन लगता है। और अंडर वहां लगता है जहाँ की आप पेड़ के नीचे बैठे हैं और टचबल हैं, मतलब पेड़ से वो ढक के बैठे हैं। और बीनीथ वहां लगता है जहाँ की पेड़ के नीचे तो बैठे हैं बट अनटचेबल है, मतलब कि पेड़ के कोई चीज से आप शाखा से टच नहीं किए हैं। तो इन बीनीथ वंडर, ये पेड़ पेड़ के लिए ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलो द शेड, ठीक है, काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, द शॉप्स ऑफ द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू प्राइजेस इन द इंडियन रुपीज, क्या है, ये द शॉप्स ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स, इंडियन एयरपोर्ट्स पे जो कि हवाई, भारतीय हवाई अड्डा पे जो कि दुकान बनाए गए हैं, वो इंडियन हैव टू प्राइसेस इंडियन रुपीज, वो क्या कर रहा है कि इंडियन रुपीज में प्राइस कन्वर्ट करके दे रहा है। तो क्या चीज देखते हैं, टैग देगा, ट्रेस देगा, डिस्प्ले करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले ना करेगा, तो जो कि एयरपोर्ट पे शॉप, शॉप मतलब कि वो नहीं, वो नहीं, वो दिखाने का तरीका, जैसे कि एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले बना रहता है, उसके अंदर कि दिस साइड जाइए, वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे शॉप है, ये चीज कहीं मिलेगा, तो डिस्प्ले करेगा। द शॉप्स ऑफ द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू डिस्प्ले प्राइजेस इंडियन रुपीज, तो इंडियन एयरपोर्ट पे प्राइजेस डिस्प्ले कर रहा है, ना कि कन्वर्ट करेगा। वहाँ पे लेन देन थोड़ी चल रहा है। ट्रेस मतलब होता है चीज के लगे रहना, और टैग मतलब होता है टैग देना, ठीक है। तो बच गया ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं डिस्प्ले करना, दिखाना। 26, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट ढूंढना है। तो कंटिन्यूसली कितने लोग नहीं जानते, हाथ उठे पहले से। ये तो कट गया आपका ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, बी कट गया। कंटिन्यूसली, ये जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये भी कट गया, एक कंटिन्यूसली हो गया है। कंटिन्यूसली में यहाँ पे यू गायब है। यहाँ पे बात करें तो कॉन्टी आई गायब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 27 क्वेश्चन में, तो बहुत ही आसान तरीके से अभी तक बनाते आ रहे हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो क्या होता है, ओपेक, ट्रांसिशन, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर हम अपारदर्शी, इसको बोलते हैं अपारदर्शी नहीं, जिसके अंदर पारदर्शी, जिसके पूरा पार आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जिसको धुंधला दिखता है, पूरा नहीं लेकिन कुछ कुछ दिख जाता है। और ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, इसका मतलब होता है कि पूरा क्लियर दिखना ही नहीं, जैसे कि दीवार, लकड़ी, पेन, पेपर, ठीक है, आपके और सारे टेबल कुर्सी सारे वॉटेवर, ठीक है। चलिए 28, हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज फॉर मेकिंग वुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस जानवर के बाल जो जो कि मुलायम होते हैं, और हम वुल बनाने में काम करते हैं, वुल मतलब कि ऊन बनाने में काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फर, गिजली, किनोसिस, ब्रिशल्स। तो ये जितने वर्ड है आपके, किनोसिस, ब्रिशल, गिजली, ये सब बालों के प्रकार के नाम लिखे हुए हैं। बट ये बाल बताया जा रहा है कि करली, हेयर, स्ट्रेट, छोटे, ये सब का मतलब होता है। और मेन ऑप्शन बच गया ए, फर। फर का मतलब होता है मुलायम। तो शीप, भेड़िया पे जो बाल होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, इसलिए उसको रेस करके, सेविंग करके उसको निकाल जाता है, फिर उसके बाद उल बनता है उसका, ठीक है। तो फर बोलते हैं, फर किसको बोलते हैं, मुलायम और सॉफ्ट बाल को, मुलायम या सॉफ्ट बाल को बोलते हैं फर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्लाइड पे, दो क्वेश्चन है, 29 30, चलिए
सुंदर्स हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक। जो सुंदर का हाउस है, सुंदर एक व्यक्ति है जिसका हाउस बना, व्यक्ति मतलब कि किसी भी नाम हो सकता है, जिसका घर किससे बना है, आइस ब्लॉक से। ध्यान देखिए यहाँ पे, आइस ब्लॉक से मतलब कि बर्फ की पत्थर से। तो जो बर्फ की पत्थर से जो घर बनता है उसको क्या बोलते हैं, बोरो। बोरो का मतलब होता है गड्ढा जिसके अंदर आपके खरगोश रहते हैं, तो पहला ऑप्शन नंबर गया। डेन, डेन का मतलब होता है गुफा जिसके अंदर आपके जंगल के शेर रहता है, ठीक है। केव, केव मतलब ये होता है गुफा जिसके अंदर भी बहुत सारे भालू, लोमड़ी, सारे लोग रहते हैं, ये भी कट गया। और ऑप्शन बच गया इग्लू। इग्लू का मतलब होता है जहाँ पे स्नो, जिसे आइस ब्लॉक से घर बनाते हैं जोड़-जोड़ के, ठीक है, उसी को बोलते हैं इग्लू, याद रखेंगे। इग्लू जहाँ पे पोलर बियर ठंडे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एटलांटिक साइड में उन लोग अपने यहाँ पे पत्थर का बना लेते हैं बर्फ से, जो कि ठंड से बचने के लिए, ठीक है। चलिए, डिड द पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इनटू द स्टोर, कि पुलिस जो है, डिड द पुलिस, क्या डिड द पुलिस, डिड का मतलब ही बात क्या है पास्ट में, क्या पुलिस फाइंड आउट हु ब्रेक इनटू योर स्टोर, कि इनटू योर स्टोर, कि कौन फाइंड आउट करना है कि कौन तुम्हारा दुकान तोड़ा। तो बात हो रही थी पास्ट में, और यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रेक को हटा के ब्रोक करिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, यहाँ पे हु ब्रोक, ठीक है, ना कि हु ब्रेक। तो ब्रेक को काटना है और ब्रोक कर लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, और करेक्शन का निकला ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हुआ। तो देख रहे हैं आप लोग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, कितने 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में मैंने आपके हर एक वर्ड को कंप्लीट कराया है। जैसे इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर हम लोग ने इसके अंदर लेसन वाइज किया, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया आपके पूरे वोकेबलरी पार्ट, और यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कुछ वर्ड जो कि सिमिलर कॉमन सेंस में यूज होते हैं, और यहाँ पे वर्ड किया आपके नॉन एरर और कुछ बेसिक पॉइंट। क्लियर हो रहा है बात को। तो बात करें तो ये जितने अभी आपने क्लियर किया हर एक चीज को, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट माइट बी नॉट पॉसिबल कि आप थोड़ा हाई लेवल आता है, हाई लेवल ये सोचना ही नहीं है। बेसिकली कॉमन सेंस जो कि हल्का मूल का बच्चा हिंदी मीडियम से हल्का स्टार्टअप इंग्लिश मीडियम में किया है, तो उनके लिए बहुत ही आसान नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ मीडियम पकड़ पाएंगे। और जो बच्चे पहले से इंग्लिश मीडियम से कवर कर रहे हैं तो उनके लिए वेरी इजी है, 5 मार्क्स आप चुटकियों में ला दीजिएगा। खाली हमारे साथ बनते रहिए इस चैनल पे, ठीक है। और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, इंग्लिश क्लास प्रैक्टिस सेट 2, और आपके और भी हिसाब से आपके लिए लाया जाएगा प्रैक्टिस सेट 2 थी फ्रो करके, जो हिसाब से आपके लिए लाना है सूटेबल लगेगा हमें, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास, और आपके इसी तरह तैयारी करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए सारा चीज़ किया जाता है। और लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, अच्छा और लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।